जुनून प्यार और दोस्ती चैप्टर 13। वेदांत ने नायरा को बड़ा सा गुलदस्ता पकड़ा दिया और उसका चश्मा उतारकर अपने साथ ले गया। रुद्र ने उसे एक बड़ा सा बैग पकड़ा दिया और वो सब पीछे हट गए। सारे बच्चे एक एक कर उसके पैरों में फूल रखकर चले गए। इतना प्यारा सरप्राइज देखकर वो मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। उसे ऐसे मुस्कुराता देखकर रेखा जी और अंकिता जी की आंखें भी चमक उठी। पर नायरा ने जैसे ही उस बैग के अंदर झांक कर देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पर रुद्र के इशारे पर शिवानी उसे खींचते हुए अंदर ले गई। नहीं नहीं शिवानी, मैं ये नहीं कर सकती। ओ कम ऑन नायरा, अब तुम रिया नहीं फिर से नायरा बन गई हो। अपने दोस्तों का दिल ऐसे तो मत तोड़ो। तुम्हें पता नहीं कि वेदांत ये कितने मन से लाया है तुम्हारे लिए। वेदांत का नाम सुनकर वो एकदम से चुप हो गई और उसके साथ अंदर चली गई। लेकिन अंदर भी उसे उन सबके चिल्लाने, नाचने और खुशी से झूमने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और ये हो गया, अब जल्दी चलो। शिवानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले गई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सब लोग एकदम से रुक गए। नाच गाना सब बंद हो गया और सबकी नज़रें ऊपर उठ गई। शिवानी वहाँ ऐसे खड़ी थी मानो उसने कोई बड़ी जंग जीत ली थी। पर किसी को कोई भी रिएक्शन ना देता देखकर वो हैरान हो गई और पास में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। नायरा, उसने अंदर झाँक कर देखा तो नायरा दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो। नहीं शिवानी, मुझे अजीब लग रहा है। अरे कुछ अजीब नहीं है, अब चलो भी। वो उसे खींचकर बाहर ले आई और सबके सामने खड़ा कर दिया। पर इतने सारे लोगों को सामने देखकर वो सबसे नज़रें चुराने लगी। लेकिन वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उससे किसी की नज़र नहीं हट रही थी। उसने काले रंग की बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनी थी जो उसके घुटनों के थोड़ा सा ऊपर तक थी। पैरों में सफ़ेद बूट्स, गले में सुंदर सा रेड स्कार्फ और खुले बाल। शिवानी ने उसके बाल भी खोल दिए थे। वो बस इतने से आउटफिट से ही इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी कि सब उसे बस देखते ही रह गए। रेखा जी और अंकिता जी की आंखों में तो हल्का सा पानी भी आ गया, क्योंकि लगभग 5 साल बाद उन्होंने नायरा को उसके असली रूप में देखा था। वेदांत की तो धड़कन रुक सी गई, क्योंकि अब जाकर वो पुरानी नायरा लग रही थी। हमारी नायरा इज़ बैक एवरीवन। आर्यन के चिल्लाने से अचानक वेदांत होश में आया और उन सब ने फिर से गाना बजाना शुरू कर दिया। ये देखकर शिवानी नायरा को नीचे लाई और वेदांत के सामने खड़ा कर दिया, जो अभी भी वहीं खड़ा था और उससे नज़रें हटा नहीं पा रहा था। तभी आरव उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया। रुद्र भी आकर नायरा को पैम्पर कर रहा था, जिससे वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसे भी लग रहा था जैसे उन सब के इंसिस्ट करने पर जैसे ही नायरा उनके साथ डांस करने लगी, वो बहुत खुश हो गई। आर्यन तो ज़ोर ज़ोर से सीटियां बजाने लगा, जबकि रेखा जी की आंखों से आंसू गिर पड़े, क्योंकि लगभग 5 साल बाद उन्होंने अपनी बेटी को इतना खुलकर हंसते हुए देखा था। और ये सब उन चारों की वजह से था। उसकी किस्मत वापस लौट आई है रेखा। अंकिता जी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा। माया आर्यन को देखकर मन ही मन खुश हो रही थी और शायद अब उसे अपनी ही नादानी पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो खुद नायरा की आंखों में वेदांत के लिए कुछ देख पा रही थी। इधर शिवानी की तो नज़रें रुद्र से हट ही नहीं रही थी। वो बस बहुत खुश थी कि उसके करीब रहने का मौका मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर आरव की नज़रें काव्या को देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर दिल में छुपे दर्द को वो अच्छे से देख पा रहा था। इस वक्त सारी मंडली रेखा जी के रेस्टोरेंट में बैठी थी और सभी बहुत ज़्यादा बकबक कर रहे थे। रेखा जी उन सब के लिए जूस बना रही थी और अंकिता जी तो खुद उन सब में शामिल थी। तभी वेदांत सीढ़ियों से नीचे आया। क्या वो सो गई? रुद्र ने तुरंत उससे पूछा। हाँ, शायद बहुत थक गई थी, इसीलिए शायद जल्दी सो गई। और वेदांत उन सब के पास आकर बैठ गया। दवाइयों का असर होगा, अच्छी बात है। जितना आराम करेगी उतनी जल्दी ठीक होगी। आरव बोला। हाँ जी डॉक्टर साहब। वेदांत की बात पर सब मुस्कुरा पड़े। तभी रेखा जी सबके लिए जूस लेकर आई। बच्चों, जूस पी लो। थैंक यू आंटी, सबने उन्हें शुक्रिया कहा। अच्छा गाइस, बताओ आज डिनर में क्या खाओगे?
क्योंकि आज रात का डिनर सबके लिए मेरी तरफ से। आर्यन खड़ा होकर बोला, जिसे सुनकर सब बहुत खुश हो गए। अरे बेटा, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं तुम सबके लिए खाना बना लूँगी। रेखा जी बोली, बेशक आपके हाथ के खाने का जवाब नहीं आंटी, लेकिन आज आप मेरे हाथ का खाना टेस्ट करके देखिए। आर्यन बोला, लेकिन आर्यन, तेरा तो किचन भी रेडी नहीं है। रुद्र ने उसे याद दिलाया, जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पहुँचती ही होगी, और रही ग्रोसरी और वेजिटेबल्स की बात तो वो पास के मार्केट से आ जाएगी। तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर मार्केट है? अचानक आरव ने सवाल किया। तुम लोगों को क्या मैं उल्लू लगता हूँ जो ऐसी जगह में रेस्टोरेंट के बारे में सोचूंगा जहाँ आसपास कोई मार्केट ही ना हो? वो गुस्सा जताकर बोला, ओह, मतलब तेरा दिमाग भी काम करता है? रुद्र उसकी टांग खींचकर बोला, बिल्कुल करता है, और तुमसे ज़्यादा करता है। बेटा, तुम यही खाना क्यों नहीं बना लेते? मेरा किचन इतना इक्विपेड नहीं है, पर दैट्स अ ग्रेट आइडिया आंटी, मैं खाना यहीं बनाऊंगा। आर्यन उनकी बात काटकर बोला, पर उनके मान जाने से उसे बहुत अच्छा लगा। तो तय रहा, आज सारा खाना हमारी नायरा की पसंद का ही बनेगा। किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। सब एक साथ बोल पड़े, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। माया के ऐसे कहते ही आर्यन एकदम से हड़बड़ा गया, जबकि बाकी सब उसकी ओर देखने लगे। ठीक है ठीक है, वो हड़बड़ाकर बोला, लेकिन माया मुस्कुरा रही थी। मैं मार्केट चला जाता हूँ, आरव बोला। मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट का सामान अनलोड कर दूंगा, रुद्र बोला। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। शिवानी के ऐसा कहते ही सब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। तुम मदद करोगी? रुद्र ने हैरानी से कहा, क्यों नहीं कर सकती क्या? डोंट यू अंडरस्टैंड मी? वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी, जिस पर बेचारा रुद्र मान गया। तो अब मैं क्या करूं? रेखा जी बोल पड़ी। वो सुनकर आर्यन उनके पास आया और उन्हें एक जगह बैठाकर बोला, अब बस यहाँ बैठिए और आराम कीजिए। जब तक ये सब लौट आए मैं नायरा के पास रुकता हूँ। वो बस इतना कहकर ऊपर चला गया। मैं भी जाती हूँ उसके साथ। माया तुरंत उसके पीछे निकल गई, जिसे देखकर रुद्र आरव को बड़ी खुशी हुई। मैं मार्केट जाकर आता हूँ। आरव भी उठ खड़ा हुआ। वो जाने ही वाला था कि तभी अचानक काव्या बोली, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? आपकी मदद हो जाएगी। वो सुनकर आरव थोड़ा हिचकिचाकर बोला, ओके। काव्या और आरव भी वहाँ से चले गए। तभी शिवानी ने देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी आर्यन वाले अपार्टमेंट के सामने आकर रुकी, जिसे देखते ही वो उठ खड़ी हुई। रुद्र, वो देखो, लगता है आर्यन का सामान आ गया, जल्दी चलो। उसने रुद्र का हाथ पकड़ लिया, पर उसके ऐसा करने से रुद्र को बहुत अजीब फील हुआ। अरे रुको तो शिवानी, रुक नहीं सकते, जल्दी चलो। वो उसे खींचकर वहाँ से ले गई। वो सब देखकर रेखा जी मुस्कुरा पड़ी। अब लग रहा है जैसे हमारे घर में खुशियाँ वापस लौटी है। आपने सही कहा मॉम। रेखा जी ने अंकिता जी की बात का जवाब दिया। वहीं बैठा वेदांत उन्हें देखकर खुश था। तभी उसे कुछ याद आया और वो रेखा जी से बोला, आंटी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो सुनते ही रेखा जी के माथे पर शिकन आ गई। काव्या और आरव दोनों मार्केट से खरीदारी करके वापस लौट रहे थे। काव्या देख पा रही थी कि आती जाती सारी लड़कियां आरव को ही घूर रही थी, पर आरव की नज़रें झुकी हुई थी। तभी आरव ने ही उसे पुकारा, काव्या, हाँ, अब तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। रेखा आंटी मेरा बहुत ख्याल रखती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रही हूँ कि अब अपने घर लौट जाऊँ। उन पर मैं अब और बोझ नहीं बनना चाहती। आसपास ही कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लूँगी, फिर मुझे भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़े पैसे भी जमा हो जाएंगे। पापा लौट कर आए उससे पहले मुझे वो घर छोड़ना पड़ेगा। उसकी बात सुने आरव ने कुछ सोचा और फिर बोला, काव्या जी, तुम वेदांत की कंपनी में क्यों अप्लाई नहीं करती? एक मल्टीनेशनल कंपनी में 12th पास को कौन जॉब देगा? वो मुस्कुराकर बोली। लेकिन वो सुनकर आरव ने उसकी ओर चौंक कर देखा। पापा ने मुझे 12th के बाद यूनिवर्सिटी में जाने ही नहीं दिया। तो तुमने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बारे में कुछ नहीं सोचा? ऐसे में कैसे? क्यों नहीं? कितने लोग हैं इस दुनिया में
जो पार्ट टाइम जॉब करते हुए भी पढ़ाई करते हैं। खुद रुद्र और आर्यन ने भी ऐसा ही किया था। उन दोनों ने। काव्या हैरान थी। हाँ, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए काव्या। तुम्हारा फ्यूचर इससे सिक्योर भी हो जाएगा। आरव की आंखों में चमक थी। नहीं, मैं कैसे? काव्या उसकी बात टालकर आगे बढ़ने ही वाली थी कि आरव ने उसकी बाँह पकड़ उसे वापस खींच लिया। मेरी बात सुनो काव्या। उसे इस तरह छूने से काव्या हैरान हो गई। तुम कल ही जाओ और किसी अच्छे से कॉलेज में अप्लाई करो, और रही एडमिशन फीस की बात तो मैं मदद करूँगा तुम्हारी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे कैसे? उधार समझ लेना काव्या। जब तक तुम खुद कमाओगी तब मुझे वापस लौटा देना। उसकी बात सुनकर काव्या ने भी इस बारे में सोचना शुरू किया। आर्यन माया के बगल में बैठा किताब पढ़ रहा था। माया उसके करीब ही बैठी थी और उससे बातें करने की कोशिश कर रही थी, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने किसी तरह शांति भंग करते हुए कहा, आर्यन। हाँ। आर्यन ने तुरंत उसकी तरफ देखा। वो मैं सोच रही थी क्यों ना हम नायरा को कहीं बाहर ले चले, उसे अच्छा लगेगा ना? हाँ, अच्छा आइडिया है। इतना कहकर आर्यन ने फिर से किताब पढ़ना शुरू कर दिया, और अब माया आगे कुछ कह ही नहीं पाई, जिससे वो बेचैन हो गई। कमोन माया, अब कह भी दो। क्या? आर्यन की बात सुनकर माया हैरान हो गई। जो भी तुम्हारे मन में है बोल दो। उसे कहने के लिए ये बातें मत बनाओ। तुम्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। उसकी बात पर माया मुस्कुराई। आर्यन, वो मैं। पर वो फिर से हिचकिचाने लगी। बताओ ना माया। आर्यन, क्या हम दोनों फिर से एक दूसरे के बारे में सोच सकते हैं? मतलब मैं समझा नहीं। क्या हम इस रिश्ते को फिर से एक मौका दे सकते हैं? वो सुनते ही आर्यन की आंखें फैल गई। क्या? पर सडनली ये आर्यन, जब नायरा ने तुम्हें और मुझे बचाने के लिए उस गोली को अपने ऊपर लिया था, उस दिन मुझे समझ आया कि तुम्हारे दिल में सबसे ऊंची और पहली जगह नायरा के लिए क्यों है। शायद मैं गलत थी आर्यन। मुझे दोनों के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो आंखों में लिए आंसू बोली। माया, ये सब प्लीज़ माफ़ कर दो आर्यन। उसने अब अपने हाथ जोड़ लिए, जिसे देखते ही आर्यन हड़बड़ा गया। ये तुम क्या कर रही हो माया? प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे सामने हाथ जोड़ो, पर यह करना ज़रूरी है। माया आंखों में आंसू लिए बोली। इसीलिए आर्यन ने उसके हाथ पकड़ लिए। ऐसा नहीं है माया, मेरी नज़रों में तुम आज भी वही हो माया, जो मेरी ज़िंदगी में तब उम्मीद की किरण लाई जब मैंने सब खो दिया था। यहाँ तक कि नायरा को भी। वो उठकर खड़ा हो गया। माया, जिस दिन मुझे तुमसे प्यार हुआ, मैंने तो उसी दिन से चाहा था कि तुम मेरे और नायरा के रिश्ते का मतलब समझो। आज अगर तुम समझ गई हो तो मुझसे ज़्यादा खुश कौन होगा? वो सुनते ही माया उठी और आर्यन से लिपट गई। उसे रोता देखकर आर्यन की आंखों में भी हल्का सा पानी आ गया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया आर्यन। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रही। तुमसे दूर जाना मेरे लिए भी आसान नहीं था माया। लेकिन क्या आर्यन? माया ने तुरंत उसकी ओर देखकर पूछा। माया, मैं चाहता हूँ कि तुम प्रॉपर टाइम लो और फिर डिसाइड करो। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है आर्यन। प्लीज़ माया, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। चाहे हम साथ रहे या ना रहे, मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। पर मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह सोच समझकर डिसीजन लो। और मैं नायरा का दोस्त हूँ। ज़िंदगी भर इसके साथ रहने का वादा किया है हम चारों ने इससे। मैं नहीं चाहता कि नायरा को लेकर फिर से हमारे बीच कुछ भी हो। माया उसकी बात से कहीं ना कहीं सहमत थी। तभी आर्यन बोला, लेकिन एक बात का वादा करता हूँ, जैसे ही तुमने अपना फैसला कर लिया हम दोनों शादी कर लेंगे। वो उसका हाथ में हाथ लेकर बोला, जिसे सुनकर माया का दिल धड़क उठा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, इस बात से अनजान कि नायरा की नींद टूट चुकी थी और वो सब कुछ सुन चुकी थी। उन दोनों को देखकर उसने जानबूझकर फिर से आंखें बंद कर ली। वेदांत रेखा जी और अंकिता जी के साथ बैठा था। आंटी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो सुनते ही रेखा जी के माथे पर शिकन आ गई और उन्होंने
अंकिता जी की तरफ देखा। डोंट वरी आंटी, नायरा के हम सबको छोड़कर जाने की वजह नहीं पूछूंगा आपसे। मैं उसका इंतज़ार करूंगा, लेकिन आपसे उसकी बीमारी के बारे में तो पूछ ही सकता हूँ ना। रेखा जी उसकी बात सुनने लगी। आंटी, हम नायरा को बचपन से जानते हैं और हमें यह भी पता है कि वो एक हेल्दी लड़की थी, तो ये अस्थमा और अरेदमिया ये उसे कैसे हुआ? उसके इस सवाल का जवाब भी रेखा जी के पास नहीं था। इसीलिए अंकिता जी बोली, वेदांत, उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? हाँ, जब तुम लोग यहाँ नहीं थे उसका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, और तभी से, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं उसे अपने साथ अच्छे हॉस्पिटल ले जाऊं? आरव भी हमारे साथ जाएगा। वो इतना बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट है। आई एम श्योर वो ज़रूर नायरा की हेल्प कर सकता है। वेदांत ने जैसे ही ये कहा, रेखा जी की आंखें बड़ी हो गई। नहीं, वो एकदम से बोल पड़ी, जिससे वेदांत हैरान हो गया। मेरा मतलब है कि अभी हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब नायरा पूरी तरह ठीक हो जाए तब हम इस बारे में सोचेंगे ना बेटा। रेखा जी ने किसी तरह बात को संभाल लिया और वेदांत भी उससे कन्विंस हो गया। जैसा आप कहे, उसने कहा। उसी वक्त रेखा जी का फ़ोन बजा। उन्होंने फ़ोन देखा तो उस पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया था। बेटी के घर लौटने पर बधाई, होप शी गेट्स वेल सून। वो मैसेज पढ़ते ही रेखा जी के माथे पर शिकन आ गई, पर उन्होंने उसे इग्नोर किया। उन्हें लगा कि शायद किसी पहचान वाले ने मैसेज किया होगा, इसीलिए उन्होंने फ़ोन वापस जेब में रखा और उठकर खड़ी हो गई। माँ, क्यों ना आप जाकर तैयार हो जाएं? हमें बाहर जाना था ना। आपको कहीं जाना है? वेदांत ने पूछा। हाँ बेटा, एक ज़रूरी काम है। अंकिता जी बोली, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वो उठने ही वाला था कि रेखा जी बोल पड़ी, नहीं नहीं, हम चले जाएंगे बेटा, तुम यहीं रुको नायरा के पास। आरव और काव्या के आते ही आर्यन यहाँ आ जाएगा। क्यों ना तुम नायरा के पास रुको। ओके, वेदांत फिर से मान गया। हम चलते हैं। रेखा जी अंकिता जी को लेकर वहाँ से निकल गई, पर वेदांत को उन पर शक हो ही गया था। रुद्र और शिवानी दोनों आर्यन के रेस्टोरेंट का सामान अनलोड करने में मदद कर रहे थे। फ्रीजर्स अंदर रखे जा चुके थे। तभी एक और डिलीवरी वैन वहां आ गई, जिसमें रेस्टोरेंट की सारी क्रॉकरी थी। उसे उतारने में शिवानी भी रुद्र की मदद करने लगी, पर उसका पूरा ध्यान रुद्र पर था, जो इस वक्त अंदर सामान रख रहा था। वो यह सब बस उसके करीब रहने के लिए कर रही थी। उसने क्रॉकरी का एक बॉक्स लिया और उसे लेकर वहां से आगे बढ़ गई, पर उसका पैर सीढ़ी से टकराया। वो बॉक्स के साथ नीचे गिरने ही वाली थी कि अचानक से रुद्र ने आकर भी उसे संभाल लिया और उस बॉक्स को भी पकड़ लिया। आर यू ऑल राइट? रुद्र ने शिवानी से पूछा, पर शिवानी की नज़रें उसके चेहरे पर ठहर सी गई थी। क्या सच में रुद्र के इतने करीब हूँ? कहीं ये कोई सपना तो नहीं? अगर ये सपना है तो गॉड प्लीज़ ये सपना कभी ना टूटे। ये कितना हैंडसम है। ओह गॉड, कहीं इसे मेरी ही नज़र ना लग जाए। शिवानी मन ही मन सोच रही थी। शिवानी, आर यू ओके? इस बार उसकी आवाज़ से शिवानी होश में आई। या आई एम ओके, वो हड़बड़ाकर बोली। रुद्र ने उसे ठीक से खड़ा किया और बोला, तो वहाँ जाकर बैठ जाओ, मैं बाकी का सामान अनलोड कर दूँगा। ओके। उसकी बात मानकर शिवानी वहाँ से चली गई और किचन में जाकर बैठ गई, क्योंकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शी इज़ वरीड। रुद्र खुद से ही बोल पड़ा और अपने काम में जुट गया, लेकिन शिवानी की नज़रें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। रेखा जी और अंकिता जी इस समय घने जंगल के बीच बने एक बहुत ही खूबसूरत से आश्रम में आई थी और वहाँ के सबसे ज्ञानी और जाने माने संत के सामने बैठी थी। वो 60 के आसपास की उम्र के महंत थे, जिन्होंने इस समय सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी बढ़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी और चेहरे का तेज उनके ज्ञान का प्रतीक था। उनके पीछे उनका एक शिष्य खड़ा था और उसी कक्ष में महादेव की अति सुंदर मूर्ति भी थी। गुरुजी, आपने कहा था कि अगर हमारी बच्ची उन चारों के समीप रहेगी तो उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। फिर ये सब क्यों हुआ? उसकी जान जाते जाते बची है। रेखा जी हाथ जोड़कर बोली, हर प्रसंग का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है।
कृपया ईश्वर पर भरोसा रखें। ईश्वर ने जिस मजबूत डोरी से उन सबको बांधा है, यदि उसे वो सब काटने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ही होगा। उनकी बात सुनकर रेखा जी हैरान हो गई। क्या उन सबके आसपास होने के बाद भी उसकी जान को खतरा हो सकता है? अंकिता जी ने पूछा। मैंने कहा ना, जब जब उनमें से कोई एक भी इस डोर को काटने की कोशिश करेगा, उसका प्रभाव आपकी बेटी पर अवश्य होगा। पर ऐसा क्यों? मेरी बेटी ही क्यों? रेखा जी रो पड़ी, क्योंकि इस अदृश्य डोर को बनाने वाली वही है। ये सुनकर उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई। पर ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी? उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। आपने कहा था कि उन चारों को जोड़ने वाली कोई चीज़ होगी। मैंने बहुत ढूंढा, पर ऐसा कुछ नहीं है उसके पास। मन की शक्ति को कम आंकना सही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि ये बंधन किसी वस्तु से ना बना होकर मन से बना हो। मन की भावनाओं से बड़ा कोई बंधन नहीं। वो सुनकर रेखा जी और अंकिता जी भी बहुत परेशान हो गई। आने वाले 1-2 साल आपकी बेटी के लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं। मैंने कुंडली देखी है उसकी, उस पर मारक दोष का भयंकर प्रभाव है। ऐसे में यही सही होगा कि आप उसे उन चारों के पास ही रहने दें। लेकिन मेरी बच्ची को बचाने का कोई तो रास्ता होगा गुरुजी। कदाचित वो मार्ग ये बंधन ही है। मैं समझी नहीं। जैसा कि मैंने कहा, हर प्रसंग का एक कारण होता है। आप इसे श्राप ना समझकर एक वरदान समझिए। हो सकता है कि साक्षात शिव ने उसके माध्यम से ये बंधन जोड़ा हो, उसे उसके मारक दोष से बचाने के लिए। ये सुनते ही उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई। आप चाहे विश्वास करें या ना करें, किंतु अब ये अदृश्य बंधन ही उसकी रक्षा कर सकता है। और यदि वो स्वयं भगवान शिव के दिए इस सुरक्षा यंत्र को भेदने का प्रयास करेगी, तो उसका परिणाम उसे अपने प्राण गंवाकर चुकाना होगा। वो सुनकर दोनों माँ बेटी का दिल बैठ गया। मुझे लगता है तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए बेटा। अंकिता जी रेखा जी के कंधे पर हाथ रखकर बोली। वो दोनों अब घर वापस जा रही थी। कैसे ना सोचूं माँ, जिस माँ की इकलौती बेटी की जिंदगी अब किसी और के हाथ में हो, वो कैसे ना सोचे। भगवान पर भरोसा रखो बेटा, शायद इससे हमारी नायरा की जान बच जाए, वरना मारक दोष के प्रभाव से हम उसकी जान कैसे बचा पाते। रेखा जी उनकी बात से कहीं ना कहीं सहमत थी। तभी रेखा जी को एक मैसेज रिसीव हुआ। तुमने रिप्लाई नहीं किया, नायरा ठीक तो है ना? उस मैसेज को पढ़ते ही रेखा जी की आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने नोटिस किया कि ये वही नंबर था जिससे उन्हें कुछ देर पहले भी मैसेज रिसीव हुआ था। क्या हुआ रेखा बेटा? कुछ नहीं, जल्दी घर चलते हैं। मेरी बच्ची नायरा इंतज़ार कर रही होगी। रेखा जी उनका सवाल टालकर वापस निकल गई। रात जब तक वो घर पहुंचे, तब तक आर्य ने डिनर रेडी कर दिया था और सबका इंतज़ार कर रहे थे। जब रेखा जी अपने रेस्टोरेंट में दाखिल हुई तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये उनका ही रेस्टोरेंट है, क्योंकि आर्यन ने माया के साथ मिलकर अंदर काफ़ी अच्छी सजावट भी कर दी थी और टेबल पर डिशेस तो ऐसी ऐसी थी जिन्हें उन्होंने पहले कभी देखा भी नहीं था। तभी वेदांत नायरा को लेकर नीचे आया। वो तो ये सारी तैयारियां देखकर बहुत खुश हो गई। उन सब ने साथ मिलकर डिनर किया और इतनी ज़्यादा गपशप की कि उससे रेखा जी का सिर पक गया। लेकिन वो नायरा को खुश देखकर बहुत खुश थी। तो नायरा बताओ ना, तुम्हें खाना कैसा लगा? आर्यन ने धीरे से पूछा। बहुत टेस्टी है, ट्रस्ट मी। मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी इतना अच्छा खाना बना पाओगे, वह मुस्कुराकर बोली। लेकिन आर्यन उसकी आखिरी लाइन से ऑफेंड हो गया। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा ऐसे ही। देखो नायरा, तुम मुझे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करती हो। आर्यन चिढ़ते हुए बोला। मैं ऐसा क्यों करूँगी? अब नायरा के माथे पर भी लाइंस आ गई। वो देखकर बाकी सब घबरा गए। तुम करती हो, आर्यन बोला। अच्छा झगड़ा बंद करो और चुपचाप खाना खाओ, बंदर कहीं के। वो सुनते ही आर्यन का पारा चढ़ गया और वो उठकर खड़ा हो गया। बंदर? तुमने मुझे बंदर कहा? हाँ कहा। आर्यन बस कर यार, रुद्र उसे रोकते हुए बोला। नायरा तुम भी शांत हो जाओ, वापस बैठो। वेदांत ने उसे वापस बैठाया। क्या मैं इसे बंदर दिखता हूँ? देखना क्या है, तुम हो। उसका जवाब सुनकर आर्यन फिर से चिढ़ गया। यही तो मिस किया पिछले 12 साल से मैंने। आरव मुस्कुराया और उसे मुस्कुराता देखकर काव्या को अच्छा लगा। क्या क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं, नायरा ने बात टाल दी। तुमने कुछ कहा तो?
मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। नायरा बोलते बोलते एकदम से खांसने लगी। वो देखते ही रेखा जी ने अपने सामने रखा ग्लास से नायरा की तरफ बढ़ाया, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गई कि नायरा के सामने ऑलरेडी 4 ग्लास थे। सबने अपना अपना पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो देखकर नायरा भी हैरान हो गई। माया गौर से देख रही थी कि वो किसका ग्लास लेती है, पर नायरा ने अपने सामने पड़ा ग्लास उठाकर पानी पी लिया। ये देखकर उन सब ने अपना ग्लास वापस पीछे खींच लिया। कुछ पल के लिए वहाँ शांति छा गई, लेकिन नायरा एकदम से हंस पड़ी और उसे हंसता देखकर वो चारों भी हंस पड़े। तुम चारों सच में पागल हो, वो हंसते हुए बोल पड़ी। और तुम अभी अभी तो लड़ रहे थे मुझसे। नायरा ने आर्यन की ओर गुस्से में देखा। लड़ाई तो अपनी जगह है। वो हंस पड़ा। वैसे नायरा, पता है मैं उस अपार्टमेंट में अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। क्या? नायरा उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। हाँ, इसीलिए तो मैंने वो बिल्डिंग खरीदी है। लेकिन तुम्हारी कंपनी उसे हैंडल करते हुए मैं रेस्टोरेंट भी हैंडल कर लूँगा। पर यह मुश्किल नहीं होगा। तुम भी तो हो ना मदद करने के लिए। हाँ, लेकिन मैं कर लूँगा नायरा, आर्यन ने उसे समझाते हुए कहा, जिससे वो हल्का सा मुस्कुराई और बाकी सब की तरफ देखकर बोली, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ज़रूर करो, हम सब मदद करेंगे, है ना दोस्तों? बिल्कुल, सबने एक साथ एक सुर में कहा। और हाँ काव्या जी, आर्यन ने जैसे ही उसे पुकारा वो बोली, तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करती? मैं? काव्या हैरान हो गई। हाँ मुझे, आर्यन ने बताया कि तुम कोई जॉब करना चाहती हो। उसने जैसे ही पूछा, काव्या ने एक नज़र आरव की तरफ देखा और बोली, जी वो तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करती? वैसे भी मुझे हेल्पर्स और शेफ्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया है। और अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो ज़रूर वो काफ़ी अच्छा होगा। तो क्या मेरा काम वहाँ करना ठीक होगा? आई मीन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। वो बोली, पहली बात तो आप नहीं मुझे तुम कहो, और दूसरी बात तुम वहाँ काम ज़रूर कर सकती हो। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो काम नहीं आएगा मैं सिखा दूंगा और उसके लिए अच्छे खासे पैसे भी दूंगा। वो सुनकर काव्या की आंखें चमक उठी। अब बताओ, मंजूर है? लेकिन अब भी वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी और आरव की तरफ देख रही थी। तभी नायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो बोली, ये ज़रूर करेगी रिया। काव्या ने उसकी ओर हैरानी से देखा। काव्या, ये मेरा दोस्त है, तुम्हारी पूरी मदद करेगा। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। करोगे ना तुम काम? नायरा की बात पर काव्या ने 2 पल सोचा और हाँ में सिर हिलाया। ये देखकर सब खुश हो गए। उसने आरव की ओर देखा। वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, जिससे वो भी हल्की सी मुस्कुराई। नायरा, मेरी दादी से बात हुई थी। वो तुम्हारे लिए राम मंदिर में पूजा रखना चाहती है। वेदांत ने कहा, पूजा? नायरा एकदम से हैरान हो गई। हाँ, वो चाहती थी कि उस दिन तुम्हारे साथ जो हुआ वो फिर से ना हो, इसीलिए। वेदांत बोला, हाँ नायरा, हम सब मंदिर जाएंगे साथ में, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मुझे पता है तुम भी मंदिर जाना चाहती होगी। रुद्र बोला, नहीं जाना चाहती। उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। हाँ? उसका जवाब सुनकर रुद्र हैरान हो गया। मुझे कहीं नहीं जाना, नायरा ने फिर से कहा। ये क्या बात कर रही हो नायरा? वेदांत ने भी पूछा। मेरी तरफ से दादी से माफ़ी मांग लेना, लेकिन मैं मंदिर नहीं जा सकती। नायरा एकदम से उठकर खड़ी हो गई। पर क्यों नायरा? वेदांत ने फिर से पूछा। नहीं जा सकती, उसने फिर से कहा। लेकिन वो देख पा रहा था कि उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच रखी थी। क्या बात है नायरा? इस बार वेदांत ने जैसे ही पूछा, वो लगभग चिल्लाकर बोली, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी मंदिर। तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? वो देखकर सब हैरान हो गए। नहीं जाना, नहीं जाना, मुझे मंदिर नहीं जाना है। उसे पैनिक होता देखकर आरव उठ खड़ा हुआ और बोला, ओके ओके, मत जाना, हम ज़बरदस्ती थोड़े ही ना कर रहे हैं। बैठ जाओ और खाना खा लो। मेरा खाना हो गया है, मैं सोने जा रही हूँ। वो वहाँ से चली गई। सब लोग उसका ऐसा बर्ताव देखकर हैरान हो गए, सिवाय अंकिता जी और रेखा जी के। ये नायरा ने मंदिर जाने का नाम सुनकर ऐसे क्यों रिएक्ट किया? वेदांत परेशान हो गया। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। रुद्र बोला, तुम लोग चिंता मत करो, तुम सब खाना खाओ, मैं जाकर देखती हूँ। शिवानी बोली और वहाँ से उठकर नायरा के पीछे चली गई।
वो उसके कमरे में आई तो नायरा दूसरी तरफ मुंह करके सो रही थी। नायरा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? शिवानी, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम जाओ और जाकर खाना खा लो। लेकिन नायरा, प्लीज़ शिवानी, मुझे सोना है। नायरा ने ब्लैंकेट ओढ़ ली, जिस वजह से शिवानी को वहाँ से जाना ही पड़ा। जाते जाते उसने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। उसके जाते ही नायरा ने अपनी ब्लैंकेट हटाई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।